प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह आज का हमारा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 8 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम क्लोराइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, खाने का सोडा इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इस प्रश्न को आप याद कैसे रखेंगे? तो आपको याद रखना है कि खाना जो है आपके घरों में कौन बनाती है? तो अधिकतर घरों में खाना बनाने के लिए बाई आती है। इस प्रकार से इसको रिलेट करेंगे तो खाने का सोडा इसका रासायनिक नाम आपको याद हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है पहले प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न में दिया है रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? रक्त का रंग लाल किसके कारण से दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा के कारण या फिर लसिका के कारण? तो प्यारे बच्चों, रक्त का जो रंग लाल दिखाई देता है वह लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है, जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो नेत्र का कौन सा दोष होता है? जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़ती है तो नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो दोष होता है नेत्र में वो अबिंदुकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा राइट आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? बताइए, रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? हीमोग्लोबिन के कारण, बी है प्लेटलेट्स के कारण, सी है प्लाज्मा के कारण, डी है लसिका के कारण? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तो यह प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ऑप्शन बी के साथ हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? बताइए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है? बताइए, अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईथर का, पोटाश का, अल्कोहल का या फिर गंधक का? तो याद रखना है, अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपमार्जक बनाने में अल्कोहल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है? सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करने का काम कौन करता है? तो यह काम जीन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है? बताइए, कांच और हवा में सघन माध्यम कौन सा है? तो कांच और हवा में सघन माध्यम जो होगा वो क्या हो जाएगा? कांच आपका सघन माध्यम होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब रहेगा। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा है, पुरुषों का लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? बताइए, पुरुषों का लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है, पुरुषों का जो लिंग गुणसूत्र होता है XY होता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है
जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है या फिर पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर काल्पनिक प्रतिबिंब ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। बताइए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य आपको याद रखना है, निष्क्रिय गैस होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है लिंग क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, परावर्तन का नियम, या डी दे रखा है मंडल का नियम। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न में पूछा है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? बताइए, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं यह परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है, मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं? बताइए, मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। यहां पर हमारा सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है, प्रकाश किसका रूप है? बताइए, प्रकाश किसका रूप है? धारा का रूप है, ऊर्जा का रूप है, शक्ति का रूप है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश किसका रूप है? तो प्यारे बच्चों याद रखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 17, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी? बताइए, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई थी वो मेंडलीव ने बनाई थी। किसने बनाई थी? तो सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाई थी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे पूछा जा रहा है क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, प्रश्न संख्या 19 में पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 20 में पूछा है, पादप हार्मोन कितने होते हैं? बताइए, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं या फिर कितने होते हैं? पहला विकल्प है 2, 3, 5 या फिर 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसको याद रखना है कि पादप हार्मोन जो होते हैं प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न में पूछा है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो
तो परावर्तन कोण कितने का होगा? बताइए। प्रश्न में दिया है यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री का है तो हमसे पूछा है कि परावर्तन कोण का मान कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा? तो हम सभी जानते हैं कि आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 में हमसे पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? बताइए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है प्यारे बच्चों, तंत्रिका कोशिका। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 23 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? बताइए, जो दर्पण की लंबाई होती है उसको क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दर्पण की लंबाई को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण की लंबाई को द्वारक कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न में दिया है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न में पूछा है मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बताइए, मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो मनुष्यों में चीनी के पाचन में इंसुलिन हार्मोन सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न में दिया है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताइए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, सोना, चांदी या फिर लोहा? तो प्यारे बच्चों, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है तो वो कौन सा पदार्थ है? हीरा जो है यह प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में दिया है जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न में दिया है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? बताइए, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको इसके लिए ग्लूकोज का सूत्र पता होना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर आपसे ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं पूछा है, तो कार्बन के परमाणु कितने हैं? 6 है। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी 6 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? बताइए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोश, बी है वर्तिकाग्र, सी है फूल, डी है अंडाशय। तो इनमें से पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो जो अंडाशय है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब रहेगा। और अब बारी है आज के इस अंतिम प्रश्न की, प्रश्न संख्या 30।
प्रश्न संख्या 30 है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। अर्थात इस प्रश्न में पूछा क्या गया है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखना है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो जो गैस उत्सर्जित होती है वो गैस कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है वो गैस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। इस अंतिम प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं ये 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने बाकी सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नए वीडियो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।